अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, इंडिया में होने वाले आम इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने नरेंद्र मोदी के मैंडेट को धचका दे दिया है। लोकसभा के इंतखाबात में इब्तदाई रुझानात में मोदी की जो पार्टी है बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट देखने में आया है, जिसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडियन, वो क्रैश कर चुकी है। 543 रुकनी पार्लियामेंट में लोकसभा को सादा अक्सरियत के लिए जो है 543 में से 272 नशिस्तों पर कामयाबी जो है किसी भी जमात को दरकार होती है। लेकिन इंडियन मीडिया के मुताबिक इंतखाबात के जो इब्तदाई नताइज अब तक सामने आ रहे हैं, रुझानात सामने आ रहे हैं, उसमें मोदी की बीजेपी को बड़े अपसेट का सामना करना पड़ा है और उनके मैंडेट में कमी के रुझान के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश होकर 4 सालों की सबसे कम सतह पर जा गिरी। इंडियन मीडिया के मुताबिक बीएसई इंडेक्स में सरकारी बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कैपिटल गुड्स के जो फर्म है उनके हिस्से में गिरावट के साथ जो इंडियन करेंसी है डॉलर के मुकाबले में कम होकर 83.14 इंडियन रुपए पर आ चुकी है। इंडियन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वेबसाइट पर मुसलसल नताइज जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें देखते हुए फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल के मुकाबले में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज जो हैं उसके मुताबिक बीजेपी की जो क़यादत वाले इत्तेहाद उनका है एनडीए को हो सकता है कि 298 के लगभग जो है नशिस्तों पर फिलहाल वो सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस की क़यादत वाले इत्तेहाद को 228 नशिस्तों पर फिलहाल सबकत हासिल है। इसके अलावा 17 नशिस्तें ऐसी हैं फिलहाल जिस पर दीगर के उम्मीदवार सबकत लिए हुए हैं। अब से कुछ देर पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विक्ट्री स्पीच भी की, जिसपे उन्होंने अवाम का इत्तेमाद करने पर शुक्रिया अदा करते हुए तीसरी बार हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। सरकार बननी तय है। अब आपको बताते चलें कि एग्जिट पोल्स में नरेंद्र मोदी के इत्तेहाद एनडीए की बहुत बड़ी कामयाबी की पेशनगोई की गई थी। इंडिया टुडे, माई एक्सेस इंडिया, इंडिया टीवी, सीएनएक्स और न्यूज़ 24 टुडेज ने एनडीए के लिए तकरीबन 400 से ज्यादा नशिस्तों की पेशनगोई की थी एग्जिट पोल में। लेकिन अब तक के नताइज के मुताबिक नरेंद्र मोदी की जुमात को इससे कम से कम 100 नशिस्तें जो हैं वो कम मिलने के चांसेस हैं। इंडिया की तारीख में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ जब किसी पार्टी ने आम इंतखाबात में 400 से ज़्यादा नशिस्तें जीते हों। 1984 में राजीव गांधी की क़यादत में कांग्रेस ने 514 में से 404 नशिस्तें हासिल की थी। इसी तरह एग्जिट पोल में अपोजिशन जमातों के अलायंस को नशिस्तों की जो पेशनगोई की गई, इंडिया के नाम से ये अलायंस है, कांग्रेस की सरबराही में कायम इत्तेहाद है, उन्होंने हैरान कुन कारकर्दगी का फिलहाल जो मुजाहरा किया है, तकरीबन एक अपसेट सा कर दिया है नरेंद्र मोदी के एनडीए को। इंडिया ब्लॉक ने चैलेंज किया। तकरीबन 28 अपोजिशन जमातों का ये इत्तेहाद है और ये ब्लॉक जून 2023 में पहली मीटिंग के साथ तश्कील दिया गया था, जिसका मकसद एनडीए के खिलाफ मुत्तहिदा महाज पेश करना था। अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एग्जिट पोल को भी मुस्तरद कर दिया था और तकरीबन उनकी बात सही साबित हो रही है। कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनके मुताबिक ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी मीडिया पोल हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी मोदी की कामयाबी पर मबनी एग्जिट पोल्स के नताइज को ये कहकर मुस्तरद किया कि ये नताइज फर्जी है। राहुल गांधी ने दीगर साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि अवाम ने मुतफिका फैसला सुना दिया है कि उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। लड़ाई संविधान को बचाने की थी। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। यहां आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि अगर नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इख्तियार में आते हैं तो वो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार वजीर आजम बनने का रिकॉर्ड बराबर कर सकते हैं। माहिरीन की राय में नरेंद्र मोदी का दोबारा इंडिया का वजीर आजम बनना जो है पाकिस्तान के लिए कैसे खुशाइंद होगा, नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी कश्मीर पर बात करने के लिए रजामंद नहीं है। मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात जो हैं वो बहाल होने जाएं और कश्मीर पर बात ही ना हो। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 28 मई की तकरीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए इंडिया के साथ बातचीत शुरू करने का इंदिया भी दिया था। इंडियन पार्लियामेंट में
ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। मेरी दुआएं हैं इनकी कामयाबी के लिए और मैं समझता हूं कि जी ये पाकिस्तान के हालात का रुख मोड़ें। इंडिया में आने वाली हुकूमत के साथ इसके खित्ते के साथ साथ बिलखुसूस खुद इंडिया में बसने वाले अवाम पर क्या असरात हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान इंडिया बातचीत का दोबारा आगाज़ हो सकता है? अब चूंकि इलेक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के वो तर्जुमान रह चुके हैं और ज़बरदस्त कॉलमिस्ट हैं सुधेंद्र कुलकर्णी साहब हमारे साथ इंडिया से मौजूद है और आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान की मारूफ मुसन्निफ और सफ़ीर इंडिया अमेरिका में भी रह चुकी है डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा। और नाज़रीन अब आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का कुलकर्णी साहब से। सुधेंद्र जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सलाम भी कबूल कीजिएगा। ये बताइएगा कि ये कितना बड़ा अपसेट हुआ है? एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे, नताइज अब तक जो सामने आए हैं, तो कितना बड़ा ये अपसेट है बीजेपी के लिए? देखिए, सबसे पहले ये भारत की जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आज फिर एक बार भारत ने साबित कर दिया कि हम पीसफुली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए लोग अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं। और आज जो वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा झटका मिला है। माहौल ऐसा बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता है और इस बार तो नरेंद्र मोदी 400 पार कर देंगे। यानी इन हाउस ऑफ 543 सीट्स, हमारे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 543 सीट्स है। पिछली बार आपकी बात को काट रहा हूं, 400 पार का कोई नारा भी लगा था ना, 400 पार की कोई थीम भी बनाई थी बीजेपी ने कोई जी। भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन आज जो नतीजे हैं वो 300 पार भी नहीं हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर मेजॉरिटी भी नहीं मिली है। पिछली बार उन्हें 303 मिली थी, इस बार कम से कम 60 सीटें कम हो गई है। अब उनकी अलायंस को मेजॉरिटी से थोड़ा ज्यादा मिली है, इसलिए उनकी सरकार बन सकती है, लेकिन जो पहले सरकार का जो एक दबदबा था वो नहीं रहेगा। ऑपोजिशन बहुत मजबूत बन गया है, जो हमारे मजबूत जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए, भारत में सामाजिक भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। ठीक, अच्छा सुधेंद्र जी, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए थे और हमने अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हैं और वो बात यही पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात की उनकी कर रहे हैं। आप वाजपेयी साहब के तर्जुमान भी रह चुके हैं। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं, व्हाट डज दैट मीन फॉर द पीस बिटवीन टू कंट्रीज? क्या आप समझते हैं कि बात जो है वो उस तरफ जा सकती है या पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब कैसे डील होंगे? क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना, सरहद पर तनाव है, क्या फिर कोई चुनाव है? तो अब चुनाव तो खत्म हो चुका है, अब उसके बाद क्या ये मामला उस तरफ जा सकता है? देखिए, मेरी उम्मीद है और मुझ जैसे लाखों हिंदुस्तानी है, हमारी उम्मीद है कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच डायलॉग जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए और डायलॉग के मुताबिक हमारे जो भी मसाइल हैं उन्हें हल करने की कोशिश होनी चाहिए
100% हल भी ना हो, लेकिन हमारे बीच दोस्ती और कोऑपरेशन का एक नया चैप्टर शुरू हो जाए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम हिस्ट्री बदल सकते हैं, ज्योग्राफी नहीं। हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन किसी नहीं बदल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और हमेशा के लिए पड़ोसी रहने वाले हैं। तो पड़ोसी होकर क्यों हम दुश्मनी और परमानेंट तनाव के बीच क्यों रहे? इससे ना तो हमारा फायदा है, ना पाकिस्तान का फायदा है। तो इसलिए हम जैसे लोग हम भरपूर कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी जो फिर एक बार प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, हम उनसे कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहेंगे, हम अपोजिशन के लोगों को भी कहेंगे कि अब एक नेशनल कंसेंसस बन जाए भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी सभी पार्टी के लोग और जो आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, उस एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी एक कंसेंसस बनाए कि भारत के साथ अब अच्छा रिश्ता बनाना है, जो पाकिस्तान के हित में है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, इंडिया के कुलकर्णी जी, मुझे जाते हुए जी एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन इंतखाबात में राहुल गांधी, क्योंकि आपने उनकी वहां पे आई बिलीव कैंपेन वगैरह भी चलाई, बहुत मेहनत की है उन्होंने चलते चलते, आखिर में क्या अब वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है? ये रिजल्ट ये शो कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो अपनी पार्टी है और इंडिया के जो अवाम है वो उनको एज ए लीडर अब तस्लीम करना शुरू हो गए हैं आखिरकार? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि द विनर कम्स सेकंड, यानी जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो सही मायने में कभी कभी विनर हो जाती है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें दुगुना की है। ऑल्दो इट इज स्टिल ओनली 100, द मोमेंटम इज विद द कांग्रेस पार्टी। और आप देखेंगे कि अगले आने वाले समय में, आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ती जाएगी। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया के लोग और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक डायलॉग शुरू करें, कांग्रेस के साथ भी करें। क्योंकि जब तक हम कंसेंसस नहीं बनाएंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। सुदेंद्र कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से इसी टॉपिक पर गुफ्तगू जारी रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। इंडियन इलेक्शंस पर बात हो रही है। ब्रेक से पहले अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया, उनके जो तर्जुमान रह चुके हैं और मारूफ कॉलमिस्ट भी हैं, साफ़ी भी हैं, सुदेंद्र कुलकर्णी से तफसीली गुफ्तगू हमने की। और इस वक्त डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा मारूफ मुसन्निफ हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की मुस्तकिल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब भी रह चुकी है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब ये जो रिजल्ट सामने आया है, इसकी इम्प्लीकेशंस जो है ऑब्वियसली इंडिया के लिए तो अपनी होंगी, खित्ते के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? क्योंकि अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएंगे, लेकिन इतनी मजबूत हैसियत नहीं होगी बीजेपी की गवर्नमेंट की इस दफा। पहले तो उन्होंने बिल्कुल अपना धाक बिठा दिया था, बड़ी मजबूत, उन्होंने अच्छे बड़े बड़े फैसले भी किए। कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए आदिल, जैसे आपने कहा कि उनकी हुकूमत उस तरह की मजबूत नहीं होगी जो कि उनकी अपनी तवक्को थी, और पहली दफा वो एक कोalition गवर्नमेंट में जा रहे हैं। पहली दफा वो सरबराह होंगे ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट, जहां उनको एलाइज के साथ काम करना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन को भी फेस करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस वजह से, जहां तक खित्ते का ताल्लुक है, तो इस वजह से उनका फोकस कम से कम शुरू में डोमेस्टिक कंसोलिडेशन पे होगा, यानी कि अंदरून जो मामलात है उस पे उनकी तवज्जो ज्यादा होगी। और फिर ये कि आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने किस किस्म की
पाकिस्तान बैशिंग की थी और किस किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए, तो अगर आप उसको सामने रखें तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ इलेक्शन रेटरिक था, इसलिए कि इस किस्म के जो ख्यालात हैं वो डीपली हेल्ड बिलीफ हैं बीजेपी के। तो उस हवाले से भी मैं समझती हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो एक हार्डलाइन पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट ने इख्तियार की थी, मैं नहीं उसमें कोई तब्दीली देखती। और साथ साथ अगर उनकी हुकूमत एक कमजोर हुकूमत होती है तो फिर तो कमजोर हुकूमतें क्या करती हैं, वो तो यही करती है ना कि वो बाहर जो मुल्क होते हैं उनको ब्लेम करती है फॉर मुख्तलिफ चीजों के लिए। और पाकिस्तान बैशिंग तो उनकी पुरानी आदत है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं नहीं समझती कि कोई प्रॉस्पेक्ट्स बड़े अच्छे हैं या ब्राइट है कि किसी किस्म की डायलॉग रिज्यूम होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, कम अज कम नियर टर्म में तो मैं नहीं देखती। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहब जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इससे पहले वाजपेयी साहब खुद चल के आए थे और उन्होंने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट भी दी कि जी वो जो मुआहदा हुआ था वो हमने उसकी खिलाफ वर्जी की और गलती जो थी वो हमारी थी और हमें मतलब बात करनी चाहिए। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी कह चुके हैं कि बात होनी चाहिए। और तो इस एंड पे फिर किस अप्रोच के साथ चला जाए? क्या हमें बिल्कुल इस तरह पब्लिकली कहना चाहिए कि जी हम तो बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार, और वहां से वो कहेंगे जी हमने बैठना ही नहीं आपके साथ? आदिल देखिए, ताली तो 2 हाथ से बजती है, तो हमें तो अभी मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए। हमारी एक वेट एंड सी पॉलिसी होनी चाहिए। हमें देखना ये कि हुकूमत जब बन जाएगी तो उसके तरजीहात क्या होंगे, उसका रवैया हमारी तरफ क्या होगा, फिर हमें कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं मेरा ख्याल है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ कहने की या कोई बात करने की। उनके इलेक्शन हुए हैं, लेट द गवर्नमेंट बी फॉर्म, फिर लेट्स सी कि उस गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लेना है। लेकिन एक चीज़ आदिल मैं आपको बताऊं जो हमारी मीडिया में बिल्कुल मिसिंग है जी डॉक्टर साहब, वो एक बहुत दिलचस्प नतीजा है मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर में एक हल्के में इंजीनियर रशीद जीते हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो जेल में है। उनकी सारी मुहिम जो है उनके बेटे ने चलाई या उनके वालिद ने चलाई, और उनकी मुहिम में बहुत सारे यंग लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो उन्होंने बिल्कुल भरपूर किस्म की पार्टिसिपेशन हमने देखी नौजवानों की। और ये जो वोट उनको मिला है, डिसाइसिव वोट, वो जीत गए। वो वोट भारत के खिलाफ है। वो वोट भारत ने जो एक्शन लिया था अगस्त 2019 में, वो उसके खिलाफ है वो वोट। और वो वोट उस गम और गुस्से की अक्कासी करता है जो कि मकबूजा कश्मीर में पाया जाता है। ठीक, डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा सवाल है, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट मकबूजा कश्मीर वाला ये जो रिजल्ट है। इससे पहले हम देखते थे कि जो वो लोग जो कि भारत से आज़ादी चाहते थे और मुसल्लह जदोजहद कर रहे थे, वो तो इस तरफ पार्लिमानी पॉलिटिक्स की तरफ आते ही नहीं थे। लेकिन अब वो लोग जो कि आज़ादी पे बिलीव करते हैं, पाकिस्तान से इल्हाक पे बिलीव करते हैं, उनका पार्लिमानी सियासत की तरफ आना जो है, क्या ये एक नया रुझान है? नहीं, देखिए आदिल, मैंने तो आपको अभी एक एग्जांपल दिया है जी कि अगर उन्होंने वोट इस्तेमाल किया है और अगर वो बाहर निकले तो वो क्या कहने को निकले। वो ये कहने को तो नहीं निकले कि हम भारत का हिस्सा है। वो ऐसे शख्स के लिए उन्होंने वोट दिया जो कि भारत ने इसको जेल में डाला हुआ है, जो कि कश्मीर की आज़ादी की बात, उसको आखिर क्यों डाला हुआ है जेल में? उसको टेररिज्म चार्ज पे डाला हुआ है। मगर असल इश्यू तो ये है कि वो हिमायत करता है मकबूजा कश्मीर की भारत से आज़ादी पे। तो अगर आप देखें कि ये टर्न आउट, मैं देख रही हूँ कि इंडियन जर्नलिस्ट खूब इसको उछाल रहे हैं इस बात को कि जी टर्न आउट वहाँ बड़ा हाई है, मगर बात ये है कि लोगों ने कहा क्या है, मैसेज क्या है लोगों का? मैसेज तो उनका यही है ना कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना कभी बनेंगे। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, जिसके बाद कराची की सियासत और साथ में जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो गई है। MQM के सीनियर रहनुमा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जो अफरियत है एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। हुकूमत के तमाम दावे फिलहाल धरे के धरे रह चुके हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम नहीं डाली जा सकी। 5 माह के दौरान 72 अफराद जो हैं वो लुटेरों के हाथों जान गंवा चुके हैं। लुटना तो अब छोटी बात वहाँ पे समझी जाती है। शहर में कत्लो गालतगरी की बात की जाए, डकैती मुजाहमत पर कत्ल हो, अगवा और भत्ताखोरी हो, उस समेत स्ट्रीट क्राइम की तकरीबन जो तादाद है वो 33,000 वारदातें हुई। और इतलात के मुताबिक कत्लो गारतगरी के दौरान टारगेट किलिंग, जाती दुश्मनी और गैरत के नाम पर 180 से ज़्यादा अफराद को मौत के घाट उतारा गया। जनवरी में 12, फरवरी में 20, मार्च में 17, अप्रैल में 20 और मई में 2 अफराद अब तक जो है वो डाकुओं की गोली का निशाना बने। जून की 1 तारीख को गुलशन इकबाल में हाफिज कुरान नौजवान इत्का मुहीन और उसके अलावा गुज़श्ता रोज़ कुरंगी में 20 साला नौजवान अब्दुल बासित को सरेआम गोलियां मारी गईं, जबकि आज फ्लोर मिल के मालिक आसिफ को सरेआम गोलियां मारी गईं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातों के बाद MQM पाकिस्तान ने शहरियों को असला लाइसेंस रखने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया है। MQM के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रीट क्राइम के जवानों की तस्वीर लेकर जो है वो एहतजाज, अपना अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक शहरियों की हिफाजत के लिए उनके ताउन से MQM गली मोहल्लों में बैरियर्स लगाने का काम शुरू कर रही है। यहाँ पर तमाम कराची में मोहल्ले कमेटियों से मिलकर ये हमारे MLA MPs सेनेटर जाकर हम दोबारा उन गलियों में जिनकी हम खुद पहरेदारी कर सकते हैं, जहां पर जो वो बैरियर लगा सकते हैं, हम वहां पर बैरियर लगाने जा रहे हैं। अगर आप इनको रोकने में नाकाम हैं तो आप कराची के लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस दे दें, फिर हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे। आपको बताते चलें कि CPLC के मुताबिक शहर भर से 8,500 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भी छीने गए, 19,500 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई, 3,900 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें गन पॉइंट पर छीनी गई, जबकि 698 से ज़्यादा गाड़ियां चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। 110 से ज़्यादा गाड़ियां गन पॉइंट पर छीनी गई। रवां साल 5 माह के दौरान 575 पुलिस मुकाबले हुए। 5 माह के दौरान पुलिस ने मुकाबले में 79 डकैत और संगीन जराइम में मुलविस मुलजिमान को हलाक करने का दावा किया। शहर भर की पुलिस ने 5 माह के दौरान मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में 600 से ज़्यादा मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। इसी तरह 5 माह के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 291 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। सिंध के सीनियर वजीर जो शर्जील मेमन है, उनके मुताबिक निगरान हुकूमत के दौर में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर था और उनका दावा यह है कि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद से इसमें 50% कमी आ चुकी है। आपकी स्ट्रीट क्राइम की उसको भी अगर आप गौर से देखें कि केयर टेकर में ये सर्ज बढ़ी और जैसे गवर्नमेंट आई, दोबारा पीपुल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, तो वो पीक चलता रहा। ज़रा केयर टेकर का एक होता पीक चलता रहा, लेकिन आज अगर आप देख लें पिछले 1 महीने से अगर मवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है। रवां साल के 5 माह में 6,000 के करीब जराइम पेशा अनासिर को सेंट्रल जेल कराची में कैद के लिए मुंतकिल किया गया, जिससे जेल भी भर गई है। इतनी बड़ी तादाद में मुलजिमान कैद किए जाने के बावजूद शहर आज भी जराइम पेशा अनासिर से भरा पड़ा है और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जनवरी 2024 से 31 अप्रैल तक 5,881 मुलजिमान को सेंट्रल जेल कराची में कैद किया गया। सबसे ज़्यादा अप्रैल के महीने में 1,370 मुलजिमान सेंट्रल जेल भेजे गए। कराची का सेंट्रल जेल जो है, जिस तरह हमने कहा, उसके बावजूद शहर में अमन जो है वो आता दिखाई नहीं दे रहा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये क्या वजह है कि एक ही दम तो मैं नहीं कहूँगा सर्ज, ले पिछले 6-7 महीनों से जो है खुसूसन मतलब मैं देख रहा था एक बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट, उससे सिर्फ मोबाइल छीनने के लिए जो है उसकी जिंदगी उससे छीन ली जाती है। वजह क्या आपको नजर आ रही है इसकी? देखिए, ये कानून की अमल दरामद ना होना और यहाँ पर बिल्कुल सबको पता है कि मारेंगे, पकड़े जाएंगे भी तो फिर छूट जाएंगे, 2 महीने 3-4 महीने में बेल हो जाएगी। कोई भी आज तक सजा नहीं हुई उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये कि पुलिस जो है वो जो कि हर 3 महीने के बाद SHO बदलता है, कुछ भी आगे पीछे जाते हैं और उनका मुकामी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबको पता है कि पुलिस में जो है वो रिश्वतें देकर लोग पोस्टिंग देते हैं, वो फिर आकर
आगे से अपनी जो पोस्टिंग पे देकर आते हैं, वो पैसे कमाते हैं पहले, उनको पता होता है 2-4 महीनों में चले जाना है। ये पूरा निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो गया और उसकी सजा कराची वालों को मिल रही है और फिर पूरे पाकिस्तान में वारदातें हो रही हैं। भाई आप मोबाइल छीनो, आप मोटरसाइकिल छीनो, ले जाओ। यहाँ तो पहले गोली मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं पहले, और उसके बाद जो है वो छीन के बना उसको नाम ये आता है कि भाई आप जो है वो स्ट्रीट क्राइम है। भाई तो टारगेट किलिंग है। पहले आके वो बंदा मार रहा है, फिर ये जो हुकूमतें, खास तौर पर सूबाई हुकूमत जो तावीलात पेश कर रही है और जो फिगर्स पेश कर रही है, क्या ये जाकर फिगर्स हम उस माँ को बताएं, जाके उसको तसल्ली में ये देकर कि भाई 50% क्राइम नीचे हो गया, तुम अपने बेटे पे सब्र कर लो, तुम्हारा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट था, तुम्हारा बेटा इंजीनियर था, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनने वाला था, तुम्हारे बेटे की अगले दिन शादी थी, तुम जो है वो ये देखो सिंध हुकूमत बता रही है कि तुम क्राइम से उसने बड़ा कंट्रोल कर लिया है, और अगर कोई बात करे तो उसके ऊपर तासुब का ताना देते हैं। तो फिर ये जाकर माओ को बताएं, माओ को तसल्ली आ जाएगा, उनका कलेजा ठंडा हो जाएगा। मतलब ये कोई हया होनी चाहिए कि किसी के घर में हमें शौक है बात करने का, हम कोई जानबूझकर बात कर रहे हैं, मतलब ये कहाँ होता है। और आज बात कर रहे हैं, 6-8 महीने हो गए, साल हो गए, और साल से चलता चला आ रहा है, तो अभी की बात नहीं है। सिर्फ 3 महीने में जो वो 70-71 लड़के जो मार दिए, जवान लड़के मार दिए, गजब खुदा का। तो ये तो बिल्कुल देखिए, हम सन में क्या भुगत रहे हैं, हम 50 सालों से कोटा सिस्टम भुगत रहे हैं। आज जो है वो ये जो गवर्नमेंट है वो कोटे पे भी हमें कोटा नहीं देती। आज जो है वो जब शहरी कोटा खत्म हो जाता है, शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर ये शहरी कोटा भी जो है कोटे की भी नौकरियां और एडमिशन नहीं देते। फिर वालदैन ने मुस्तफा कमाल साहब मुझे ये बताइएगा, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? आपकी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होती रहती है, 3-4 दिन पहले भी MQM का वफ्द जो है उनसे मिला। क्या ये उस लेवल पर आपने ये मामला उठाया है, और अब रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है पीपल्स पार्टी? तो यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत का ठीक है, काबीना में नहीं है, लेकिन आप तो एलाइज हैं, जरदारी साहब को भी वोट दिया गया, तो क्यों फिर ये मामला दुरुस्त तरफ नहीं जा रहा? वज़ीर आज़म साहब को या उनके लोगों को ये खबरें मिल नहीं रही हैं, या वो देख नहीं रहे होंगे। हमारे उठाने की जरूरत है। क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या किसी मरने की खबर पे वज़ीर आज़म को परेशान नहीं होना चाहिए, या वज़ीर आला को परेशान नहीं होना चाहिए? हम तो बहुत ज्यादा मायूस हैं सिंध हुकूमत से, और हम जो 15 सालों से देख रहे हैं, मैं जो इसको नस्ल कुशी कहता हूँ, जब आपने कोटा सिस्टम लगाकर नस्ल कुशी की, और जब उसके बावजूद लोग हथियार नहीं डाल रहे, अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ा कर, अपने पेट को काट कर बड़ा करके, जवान करके उनको पढ़ा लेते हैं, उनको गोल्ड मेडलिस्ट बना देते हैं, उसके बाद फिर जो है वो आज कोई आता है उनको मार के चला जाता है। आज उनको मोबाइल छीनने के नाम पर, उनको जो है वो उसके मोटरसाइकिल छीनने के नाम पर उनको मारकर चला जाता है, और कोई ना सरकार का कोई आदमी जा रहा है, ना कोई वजीर जा रहा है, ना कोई पुलिस वाला जा रहा है उनके घरों पे, मरते चले जा रहे हैं बच्चे। और फिर बात करो तो आप कहते हैं कि ये तासुब की बात करो। भाई आप मार रहे हो, हम अपनी मरने पे अपनी गिरियाजारी भी नहीं करें। ये लावा पक रहा है सारा। और आप अगर कराची के नौजवानों को मारकर समझ रहे हैं जैसे कराची वाला मर रहा है, नहीं, आप पाकिस्तान के सीने पे गोली मार रहे हो। हमने यहाँ पर कुर्बानी दी है इस शहर में अमन कायम करने के लिए, आप इस अमन को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक, तो मुस्तफा कमाल साहब आखिर में ये बताइएगा कि ये जो ट्रेंड है, जिसमें मतलब वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो पहले मार के और उसके बाद मोबाइल, तो मोबाइल कितने का होगा? ज्यादा से ज्यादा अक्सर तो लोगों के पास ये 50-50, 60-60 हज़ार के मोबाइल होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? और ये अचानक ये ट्रेंड क्यों सामने आया? अचानक तो नहीं, इसका भी कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन दिस शुड नॉट बी ऑन। देखिए, ये तो एक कवर, ये स्नैचिंग तो एक मुझे लगता है कवर है। अब ना, पहले हमें भी लग रहा था ये स्नैचिंग है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 वाकया, 2 वाकया, 3 वाकया, भाई सैकड़ों में लोग मर गए। तो स्नैचिंग तो फिर एक कवर है ना। फिर आप कराची की फिर वही बात है ना कि फिर आप नस्ल कुशी कर रहे हो ना। और ये काम मालूम करने का मेरा नहीं है ना, मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का कोई आदमी नहीं हूँ। ये तो पुलिस मालूम करे, रेंजर्स मालूम करे, यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मालूम करे ना। ये मेरा काम नहीं है मालूम करना। मेरा भाई, आप कराची का बच्चा मर रहा है, नौजवान मर रहा है, आप उसके ऊपर कैसे जो है वो मुतमईन इत्मीनान से होकर बस ये खबर लग जाती है। उसके बाद आप किसी माँ को, जिसके घर से ये जवान बच्चा चला गया, तो पूरा खानदान मर गया है ना यार।
तो पूरा खानदान मर गया, जिंदगी खत्म हो गई, उस घराने की जिंदगी खत्म हो गई। एक दो घर की बात नहीं है भाई, सैकड़ों घर है। आप क्या मैसेज दे रहे, और किसी को फिक्र नहीं है पाकिस्तान में। एक 4-6 लोगों की कोई जो है वो हुकूक पे जरा सी कोई आंच आ जाए, सो मोटो एक्शन भी हो जाता है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो जाते हैं। कराची में सदियों सैकड़ों बच्चे मर रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, किसी हुक्मरानों को कोई नहीं पूछता, कोई पुलिस को कोई नहीं बुलाता, कोई रेंजर्स को नहीं पूछता, कोई लॉ एनफोर्समेंट लोगों को भी। हमारे यहाँ बताते थे कि भाई असला खत्म हो गया है, स्विच हो गया, सारा कुछ सब चीजें खत्म हो गई हैं। ये जो दंदनाते फिर रहे हैं, कौन लोग हैं फिर असला लेकर फिर रहे हैं? ठीक, और चलें, कौन पकड़ेगा? चलें। मुस्तफा कमाल साहब, बिल्कुल बातें जो हैं ज़्यादातर वो वैलिड बातें हैं। कराची जो है पाकिस्तान का बिल्कुल जो है बैकबोन है पाकिस्तान की इकॉनमी की, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शहर है, और इस तरह वहाँ पर नौजवान मरते रहें तो उस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। वक्त हुए चाहते हैं नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर के मुमालिक को इस वक्त शदीद सियासी और माशी चैलेंजेस का सामना है। वहीं एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो माहौलियाती तब्दीली है, वो आलमी रहनुमाओं के लिए दर्द सर बना हुआ है। माहौलियाती तब्दीली, जिसे क्लाइमेट चेंज भी आप कह दें, आलमी सतह का मसला तो रोज़ अव्वल से ही था, लेकिन इंसानों की अदम तवज्जो के बायस अब ये ज़मीन और उसके बासियों के वजूद के लिए ख़तरा बनता जा रहा है, जिसने ना सिर्फ तीसरी दुनिया के मुमालिक को शदीद मुतासिर किया है, बल्कि इस वक्त ये दुनिया भर के इंसानों के लिए एक बुहरानी सूरत इख्तियार कर गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी माहौलियाती तब्दीली को आलमी सलामती का मसला करार दिया है, और कल चूँकि एनवायरनमेंट डे भी है तो इसलिए हमने सोचा कि इस मसले को जो है पाकिस्तान किन चैलेंजेस का सामना है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, वो भी आपके सामने रखें। 2015 में पेरिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में तमाम ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि ग्लोबल जो दुनिया का जो दर्जा हरारत है उसमें 2 सेंटीग्रेड से ज़्यादा इजाफा ना होने के लिए कोशिशें की जाएं, लेकिन अब तक इसमें 1 सेंटीग्रेड का इजाफा हो चुका है। उल्टा माहिरीन ने दर्जा हरारत में तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग के लिए महफूज हद मुकर्रर किया है, जबकि साइंसदानों ने सदी के अख्तिताम तक 3 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा के इजाफे की पेशन गोई की है। बरतानिया और डेनमार्क के मुश्तरका ताउन से होने वाली एक तहकीक के मुताबिक अगर आलमी हिद्दत में इसी तरह तेज़ी से इजाफा जारी रहा तो समंदर की सतह मज़ीद 17 सेंटीमीटर तक बुलंद हो जाएगी, जो हर साल 1 करोड़ 60 लाख अफराद के लिए साहिली सैलाब के ख़तरे का बायस बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती इदारे WMO के मुताबिक मुतवातिर मौसमियाती तब्दीली के बायस दुनिया भर में पहले से ज़्यादा खुशहाली, सैलाब और शदीद गर्मी की लहरें देखने में आईं, जिनमें लोगों की ज़िंदगियों और रोज़गार के ख़तरात बढ़ गए हैं। आलमगीर मौसमियाती सूरत हाल से मुतालिक WMO की रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि गुज़श्ता 8 बरस तारीख़ के गर्म तरीन साल थे, जबकि सतह समंदर में इजाफे यानी पानी की सतह बुलंद हो रही है और समंदरी हिद्दत ने नई बुलंदियों को छुआ है। माहौल में बहुत बड़ी मकदार में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के बायस पूरे कुर्रे अर्ज़ में पर ज़मीन, समंदरों और फ़िज़ा में तब्दीलियाँ जो हैं वो रुनुमा हो रही हैं, और फ़िज़ा में खारिज होने वाले इन गैसों की मकदार जो है वो मुतवातर बढ़ रही है, जिसके बायस ग्लेशियर्स जो हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलने में 65% तक तेज़ी आ चुकी है। इस तेज़ी से पिघलती बर्फ़ पर साइंसदानों ने खबरदार किया कि अगर इस पर काबू ना पाया गया तो इस सदी के इख्तिताम तक सतह समंदर जो है वो 1 मीटर तक बुलंद हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान की बात करें अब तो पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से पिछले 10 सालों से मामूली तब्दीली के साथ पहले 10 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में हम शामिल हैं, जबकि ग्लोबल वार्मिंग गैसों के फ़िज़ा में अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा जो वो दुनिया के से मतलब 1% से भी कम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी पाकिस्तान में मौसमियाती जो तब्दीली है उसके हवाले से अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान की वजह से माहौलियाती तब्दीली पर कोई ख़ास मनफी असरात मुरतब नहीं हो रहे, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों में से पाकिस्तान सर फहरिस्त है। The people of Pakistan are the victims of a grim calculus of climate injustice. Pakistan is responsible for less than 1% of global greenhouse gas emissions, yet it is paying a supersized price for man-made climate change.
हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। Climate change has completely changed the landscape. Pakistan does not contribute even a fraction of emissions, yet we are on the list, red list of climate change, and in 2022 we experienced the worst climate change floods in Pakistan, devastating everything from hospitals, schools, lands, agriculture, everything. And we had to invest hundreds of billions of rupees to rehabilitate people. But when it came to the question of मौसमियाती तब्दीली के बायस माशी चैलेंजेस में भी इजाफा हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हाल ही में जो एक रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सालाना $4 अरब का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि मौसमियाती तब्दीली के बहरान के तनासब से मौसमियाती बजट में रकम मुख्तस करनी चाहिए। डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF के मुतालबे पर आइंदा माली साल के बजट में मौसमियाती तब्दीली के बजट में शायद 300% इजाफा किया जा रहा है, जो कि अच्छा एक इकदाम है। रवा माली साल के बजट में मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती बजट जो है वो $4 अरब सिर्फ $4 अरब मुख्तस किया गया था, जो कि आइंदा माली साल में 15 करोड़ 67 जो है वो 15 करोड़ तकरीबन वो रखने की तजवीज़ है। मौसमियाती तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा यकीनन परेशान कुन है। गुज़श्ता हफ्ते रेड क्रेसेंट क्लाइमेट सेंटर की जो शाया होने वाली रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया के तकरीबन तमाम मकामात पर शदीद गर्मी में औसतन 26 दिन का इजाफा हुआ। पाकिस्तान और खित्ते के ममालिक में इस वक्त भी हीट वेव की वो पाकिस्तान लपेट में है। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज़ कर चुका है और इस सूरत हाल का सामना दूर दराज सहराई इलाकों को नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों को करना पड़ रहा है। गुज़श्ता एक हफ्ते से पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, KP, आज़ाद कश्मीर, GB और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। गर्मी की शदीद लहर के दौरान जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के बाज़ अजला में दर्जा हरारत अब 52 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस कर गया, जिसके बाद 56 अफराद जाम बहक हुए। पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, गर्मी की लहर कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन नई बात यह है कि हर साल मुसलसल दर्जे हरारत में दर्जा ब दर्जा जो है वो तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मई में जून जुलाई की गर्मी और वो भी 50 डिग्री से ज़्यादा काफ़ी तशवीशनाक बात है। माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की इस हवाले से आइंदा क्या हिकमत अमली होगी और जो हीट वेव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 से 3 हफ्तों में, इंडिया का कुछ इलाका है, पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहर जो हैं वो उसमें शामिल हैं, तो उसके तदारुक के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, कोऑर्डिनेटर बराए क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम साहिबा। रोमीना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस इशू पर बात नहीं होती लेकिन इट्स अ टिकिंग बॉम्ब। क्या इस वक्त सिचुएशन क्या है हमारी और खुसूसन ये जो दर्जा हरारत हीट वेव से हम अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद 2-3 हफ्तों में एक और लहर चलेगी। सबसे पहले तो आदिल बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने इस अहम मुद्दे को जो है वो इतना हाईलाइट किया और मैं आपकी मशकूर हूँ कि जिस तरह से आपने प्रॉपर रिसर्च करके जो अवाम है उन तक ये बात पहुँचाई। मैं समझती हूँ ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है ताकि लोगों के नॉलेज में जो है वो चीज़ आए। जब बात हम करते हैं इस टाइम हीट वेव की, क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़ुद से भी काफ़ी ब्रीफली बताई, तो अभी जो गवर्नमेंट का जहाँ तक आप देखें, आप जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे जो माहौल का जो क्लाइमेट चेंज का जो एक एलिमेंट है वो सूबों को डिवॉल्व भी हुआ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि फेडरेशन जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही। इस पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। अथॉरिटी, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी, जिसका बहुत जो है वो तस्करा जो है वो किया जाता था, वो भी जो है वो नोटिफाई हो चुकी है। इसके बाद जो ग्रीन प्रोग्राम है उसको उसी तरतीब के साथ प्रॉपरली, क्योंकि वो 2015-16 में जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनकी जब गवर्नमेंट थी उसके अंदर उसका जो पॉलिसी थी वो आई और उसके ऊपर काम भी हुआ, जिसको बाद में बिलियन ट्री सुनामी का नाम भी दिया गया। सो दैट इज़ कंटिन्यूटी टू दैट। और जहाँ तक अब बात है हीट वेव की, तो मैं उस पर बताती चलूँ कि NDMA का जो हमारा अदारा है, हमारे तमाम तर जो इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। और इस टाइम जो NDMA का हमारा इदारा है वो उसके पास इतनी टेक्निकली वो इतना साउंड है कि वो ऑलमोस्ट 10 months बिफोर की जो अर्ली वार्निंग्स हैं वो देता है, जिसके ऊपर टाइमली हम लोगों ने तमाम तर सूबों को
लेटर लिख के उनको एडवाइजरीज भी दी, उसमें जो कोऑर्डिनेशन हो सकता है, सोली जो भी कोऑर्डिनेशन जो है उनको दरकार है उसके ऊपर बात की। लोगों को आप देखें मुसलसल जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उनके बारे में बात की गई, मीडिया के थ्रू बात की गई, स्कूल्स कॉलेजेस इनमें और मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी मिनिस्ट्री है, एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके रिवॉल्व मैं समझती हूँ कि तमाम तर चीज़ें उसके गिर्द घूमती हैं। अच्छा रुबीना, मुझे एक दूसरी बात बताएं जो एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल में एक तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान में, इवन पॉलिसी लेवल पर भी आप जाएं और कोई झिझक सी मुझे नजर आती है, जैसे ही आप क्लाइमेट चेंज कहें यार ये क्या ड्राई टॉपिक है। जिस तरह अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात उस बंदे के सामने करें जिसका फाइनेंस या इकोनॉमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये इस चीज को कैसे, मतलब क्या स्कूल लेवल पे बच्चों को एज ए सब्जेक्ट भी ये पढ़ाना शुरू किया जाना चाहिए? कुछ स्कूलों में है जी बिल्कुल, मैं आपको इस पे बताती चलूँ कि एक तो हम लोग सेक्टर वाइज तो डेफिनेटली इसमें तमाम तर जो शोबा फ़िक्र हैं और जो डेवलपमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, बहुत सारे मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी आदिल कि ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली कुछ लोगों को शायद ये ड्राई सब्जेक्ट लगता है, लेकिन आई वुड रियली वांट टू ब्रिंग इन योर नॉलेज कि यहाँ पर इस टाइम पे हमारे साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात आती है कि कुछ चीज़ें जो वो साइलोज में हो रही होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि उनको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ आगे लेकर आया जाए। और इसमें बिलखुसूस तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हम लोगों ने एक जो कमेटी बनाई है उसके अंदर चेयरमैन HEC और हमारे जो फेडरल सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन हैं उनको भी हमने एंगेज किया है कि ताकि हम ये चीज़ों को स्कूल्स तक लेकर जाएं। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इनफैक्ट जब हमारा अर्थ डे था पिछले माह में, और अर्थ डे जब उसका जो थीम था वो था प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक, उसमें 4 साल की एक बच्ची अगर हमारे प्रोग्राम या चीज़ों को देख के अगर वो ये बात कह सकती है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है, उसका नाम यशफीन है, और उसने कहीं मेरी बात को सुना और उसने जो बात कही, मैसेज किया उसने, बल्कि फिर मुझे उनकी वालदा ने वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज भेजा कि मैं प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि प्लास्टिक इस्तेमाल करने से जो अर्थ है वो सैड हो जाएगी और डाई हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट माय अर्थ टू डाई और बी सैड। सो यू नो, मैं ये समझती हूँ कि जो स्कूल कॉलेजेस के स्कूल लेवल जो है उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम कर रहे हैं, करिकुलम्स में एंगेज कर रहे हैं। एक इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना, एक तो टेक्निकल वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जिस तरह अब हम शो शुरू होने से पहले मैं और आप बात कर रहे थे, वो कोविड की एग्जांपल आपने दी, तो आसान अल्फाज में अगर नाजरीन को समझाएं कि जमीन है उसके लंग्स भी, जिस तरह हमारे लंग्स हैं हम सांस लेते हैं, तो जमीन सांस नहीं ले पा रही है। बिल्कुल, मैं इसमें देखिए एक तो हम लोग, मैं समझती हूँ कि हम अपनी जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे बहुत दूर होते गए, और जब हम उन चीज़ों से दूर होते गए और जिनको हम कॉपी करते थे कि वो बाहर के लोग शायद ये कर रहे हैं, अब वो वापस उसी प्रैक्टिस पे आ गए हैं। देखिए जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल ममनू हो गया, अब अगर हम में से कोई भी जो बाहर आने जाने वाले लोग हैं वो यकीनन जानते होंगे कि बाहर आप अपनी जो ट्रॉलीज हैं वो कपड़े की थैली वाली ट्रॉली लेकर आप उसमें ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, प्लास्टिक शॉपर्स नहीं मिलते हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें गर्म कोशिश कहा जाता है कि प्लास्टिक के डब्बों में आप ओवन का कम से कम इस्तेमाल करें, तो हमने उन चीज़ों की खैर आदी हो गई। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि जैसे प्लास्टिक की बात हो या एनवायरनमेंट की बात हो, ये बिल्कुल हकीकत है कि हम रिसीविंग एंड पे ज़्यादा है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि फिर हम बिल्कुल इस चीज़ से जो है वो बरियुल जमा हो जाएं कि हम तो इसमें कोई किरदार नहीं अदा करें तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। हम तो ज़्यादा वनरेबल है, अगर हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे और अपनी ही ज़मीन को ख़राब करेंगे तो गलत होगा। इसमें जो मिसाल की आपने बात की, मैं क्विकली उस पर बताती चलूँ कि मैंने अभी जब क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग जो है वो टेक्निकली वर्ड्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो मेरी कोशिश ये है कि बिल्कुल हम आसान से आसान ज़बान जो है और अपनी ज़बान जो है वो चाहे फिर पंजाबी हो, सिंधी हो, उर्दू हो, सराइकी हो, पश्तो हो, हम उसमें उन लोगों के साथ बात करें। और इसमें मैं लोगों को सिर्फ मैं कहूँगी कि जैसे कोविड के दिन थे, तो कोविड के दिनों में हमने चैलेंजेस को बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है उनको फेस किया। तो उसमें मैं कहती हूँ कि एक वो ऑक्सीमीटर जो है, मेरे साथ पिछले दिनों में किसी ने बात की, उन्होंने कहा कि आप बेटा हमारे से प्लास्टिक का ये काम ले रही हो तो हम क्या करेंगे। मैंने फिर उनको ये कहा कि देखें कोविड के दिनों में आपकी उंगली पे एक ऑक्सीमीटर लगता था, अब उनको समझ नहीं आया था। मैंने कहा बाबा जी टूटी लगाते थे, वो फिर उसको समझ आए, कहते हाँ एंज करके लांदे सन, यू नो, सो ही गॉट दैट पॉइंट। तो मैंने उनको कहा कि उस पर जब नंबर
आता था कि कम हो रहा है तो एकदम आपको एक डर होता था कि मेरे फेफड़े जो है वो जवाब दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसी तरतीब के साथ लगे रहे प्लास्टिक और अपनी ज़मीन को ख़राब करने, तो फिर ज़मीन के जो लंग्स हैं वो भी फेफड़े जो हैं वो काम करना छोड़ देंगे। तो हम फिर जब नेचर नाराज़ होती है तो फिर हम सबको पता है कि फिर जो हालात हैं और हमने नेचर को नाराज़ नहीं होने देना। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीव, सिंपल मैसेज है कि हम अपने घरों से अगर शुरू करें, कम से कम प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल जो है ये मुकम्मल तर्क करना होगा। और फिर अब जिस तरह पहले एक फ्लड्स आए थे खुसूसन स्वात कालाम में, तो वो जब देखा वहाँ पर तो दरिया को मतलब वो करके वहाँ पे बिल्डिंग्स और होटल्स और वो सारी चीज़ें, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि नेचर के अगेंस्ट जो है वो ना जाएं। और आपसे प्रॉमिस ये है कि इस टॉपिक पे हम जो है कभी कभार बात करते रहेंगे और अवेयरनेस ज़्यादा फैलाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। ट्विटर हैंडल है हमारा नाज़रीन @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।